हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 12 क्लास 12th और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ेंगे। आज जो चैप्टर है वो है 6, नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके पहले हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं और चौथा और 5वां चैप्टर अपने सिलेबस में अभी नहीं है। तो अभी हम आते 6ठे चैप्टर पर आते हैं, नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे कि आपको भविष्य में नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो शुरू करते हैं वीडियो। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, सन 1914 से लेकर के 1918 तक चला है। एक बार दोबारा देख लें। दुनिया में 2 विश्व युद्ध हैं। जो पहला विश्व युद्ध है वो है 1914 से 1918 तक और द्वितीय विश्व युद्ध चला है 1939 से 1945 तक। जैसा कि आपने अभी चैप्टर का नाम देखा, नाम ही है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कि ऐसे संगठन जो पूरी दुनिया भर में लागू होते हैं या उनको दुनिया को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में हम केवल और केवल पढ़ेंगे कि यूएनओ एक ऐसा संगठन है जो कि पूरी दुनिया के लिए शांति और सुरक्षा स्थापित करने का कार्य करता है। तो इसी से संबंधित पहला प्रश्न आपने पढ़ लिया। दूसरा आता है यूएनओ। तो एक बार पहले यूएनओ का पूरा नाम देख लेते हैं। तो यूएनओ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यू का मतलब है यूनाइटेड, एन का मतलब नेशंस, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। और यूएनओ का एक प्रतीक है। और तो प्रतीक क्या माना गया, प्रश्न आपके आएगा कि यूएनओ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो यूएनओ का प्रतीक चिन्ह है कि एक विश्व का नक्शा है, दुनिया का नक्शा है और उस नक्शे के अंदर चारों ओर जैतून की पत्तियां हैं, जैतून की पत्तियां हैं। नेक्स्ट है कि यूएन दिवस या संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी से जुड़ा एक प्रश्न ये भी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। और अभी वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है। कितनी है? 193 इसकी सदस्य संख्या है यूएनओ की। अगला प्रश्न लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है। और आगे चले उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके 6 अंग हैं और 6 अंगों में एक ये भी महत्वपूर्ण अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका कार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न राष्ट्र हैं, देश है, उनके बीच में आपस में मामले उलट जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उनको सुलझाने का, न्याय करने का काम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जुड़ा एक और प्रश्न है कि इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो यहाँ न्यायाधीश है, 15 न्यायाधीश हैं और 15 न्यायाधीश एक बार अपॉइंट किए जाते हैं। तो उनका कार्यकाल 9 वर्ष का है। अर्थात जो भी एक न्यायाधीश बना दिया गया है वो 9 साल तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सेवाएं देगा। फिर यूएनओ से संबंधित प्रश्न है कि यूएनओ की जो स्थापना हुई तो उस समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो उस समय यूएनओ में 51 सदस्य देश थे स्थापना के समय। और जैसा भी हमने कुछ देर पहले कहा कि इसके 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, जो अभी हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है कि यूएनओ ने किसका स्थान लिया है? तो यूएनओ ने जो स्थान लिया है वो एक लीग ऑफ नेशंस करके एक संघ बना था और इस संघ का स्थान यूएनओ ने ले लिया है 1945 में। और लीग ऑफ नेशंस कब बना था बच्चों? तो ये बना था जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो दुनिया के देशों ने ये महसूस किया कि ऐसे कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो इस प्रकार की विश्व में यदि शांति को भंग करने वाले कुछ देश हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक संघ बनाया जाए। तो उस संघ का नाम रखा गया था लीग ऑफ नेशंस। लेकिन लीग ऑफ नेशंस भी असफल सिद्ध हुआ और उसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद में यूएनओ की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है IMF का पूरा नाम बताइए। तो IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि मुद्रा से संबंधित है। अर्थात यह विश्व के देशों को मुद्रा या लोन देने का कार्य
करता है। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल, आई का मतलब इंटरनेशनल, एम का मतलब मॉनेटरी, एफ का मतलब फंड, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसी से जुड़ा एक और भी है, वो है वर्ल्ड बैंक, जिसे हम कहते हैं विश्व बैंक। और ये दोनों ही देश, जो दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इनकी स्थापना सन 1944 में हुई थी। और आपको ज्ञात होगा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद में हुई थी। अगला है यूनेस्को, हम कहते हैं इसे, और वैसे शॉर्ट में आप पढ़ेंगे UNESCO। तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस। जब भी UN आए तो UN का मतलब है यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ। E का मतलब है एजुकेशनल, S का मतलब है साइंटिफिक, C का मतलब कल्चरल और O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात ये UN का एक शैक्षिक, वैज्ञानिक और कल्चरल माने सांस्कृतिक संगठन है। अगला प्रश्न है इजराइल का लेबनान पर हमला कब हुआ? ये दो देश है, एक का नाम है इजराइल और एक का नाम है लेबनान। और इन देशों के बीच में हमेशा विवाद चलता ही रहा है, जिसके फलस्वरूप इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। और ये कब किया है आप देख सकते हैं, जून 2006 में। उसके बाद में है WTO। ये भी एक यूएनओ की एजेंसी है, जिसका नाम है, पहले हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, और हिंदी में नाम के अलावा अंग्रेजी में कहेंगे WTO। तो W का मतलब है वर्ल्ड, T का मतलब ट्रेड, O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, जो कि वैश्विक व्यापार के लिए अपने नियम बनाता है, दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1 जून सन 1995 को। कब हुई है? 1 जून सन 1995 को WTO या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना हुई है। और इसका उद्देश्य है कि विश्व में मुक्त व्यापार के लिए रास्ते खोलना। इसके अभी वर्तमान में 150 देश सदस्य हैं। तो WTO कितने सदस्य हैं अभी? 150। और अंत में एक और चीज़ इसके बारे में है कि इसने गेट का स्थान लिया है। आप देख रहे हैं GATT। तो पहले ये संस्था थी GATT, और इसका स्थान लेकर के इसको नाम दे दिया गया है WTO। गेट का पूरा नाम है, G का मतलब जनरल, E का मतलब एग्रीमेंट, T का मतलब ट्रेड और टैरिफ। तो इस प्रकार से ये गेट है। तो आप देख रहे हो कि एक लाइन से 5-6 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। अगला है IAEA। तो IAEA भी एक UN की एजेंसी है, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल, E का मतलब एटॉमिक, E का मतलब एनर्जी और एजेंसी, अर्थात ये अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है। और इसकी स्थापना हुई है सन 1957 में हुई है। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य बड़ा विशिष्ट अपने आप में, क्यों ये विश्व में जितने भी परमाणु संबंधी जो भी कामकाज किए जाते हैं वो सारे इस एजेंसी की परमिशन के द्वारा किए जाते हैं। अर्थात इसका मुख्य काम यह है कि विश्व में जो भी देश परमाणु के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं उनकी ये मॉनिटरिंग करने का कार्य करते हैं। और ये सारे काम केवल शांति कार्यों के लिए किए जाते हैं, युद्ध के लिए नहीं। अगला है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो यूएनओ का हेडक्वार्टर्स आप देख रहे हैं कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका में एक शहर है, उसका नाम है न्यूयॉर्क। तो यहाँ इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक महत्व वाला अंग कौन सा है? तो यूएनओ जैसा भी हमने पहले देखा है कि बच्चों इसमें 6 इसके अंग हैं, और 6 अंग में से जो दूसरे नंबर पे आता है वो है सुरक्षा परिषद, पहले नंबर पे आता है महासभा या आम सभा। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है यूएन का? तो इसका उत्तर है सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद में पूरे 15 सदस्य हैं, तो वो तो अस्थायी हैं, और 5 सदस्य इसके स्थायी सदस्य हैं। तो आपके सामने लिखा है कि सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं कि जिनके पास में वीटो पावर है, अर्थात जब भी सुरक्षा संबंधी कोई मीटिंग होती है तो इस मीटिंग में 5 देशों को निर्णय लेने के लिए एक वीटो पावर दिया गया है, जो कोई भी देश यदि नहीं सहमत है तो उसको इस्तेमाल कर सकता है।
अगला प्रश्न है, दूसरा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो यूएनओ का दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है उसका नाम है महासभा, जिसे हम दूसरा नाम आम सभा भी कहते हैं। और आम सभा में जितने देश हैं उन देशों को अपने यहाँ पर 5-5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, अर्थात प्रत्येक देश अपने 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है। लेकिन प्रत्येक जो सदस्य हैं उनको केवल एक ही वोट लेने का अधिकार होगा। अभी वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं, जिनमें दक्षिण सूडान अंतिम राष्ट्र है जिसने इसको ज्वाइन किया है। तो आप कह सकते हैं कि प्रश्न आए कि अंतिम देश कौन सा है जिसने यूएनओ की सदस्यता ली है, तो इसका उत्तर है दक्षिण सूडान। अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो अस्थायी सदस्य हैं 10। ये किसके हैं? ये भी सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, जो कि 10 सदस्य होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। इनका चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर के सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हो गए और 5 स्थायी सदस्य हो गए, जिनके पास में भी वीटो पावर है। अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से देश है जिनके पास में वीटो पावर है या वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। महासचिव जो यूएनओ है उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कहलाता है महासचिव। और अभी जो आपके प्रश्न ये आने वाला है कि वर्तमान में महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो उसका उत्तर है, इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस। और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इसी में प्रश्न एक और ये भी आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इनका नाम है ट्राइगव लीव। क्या नाम है? ट्राइगव लीव। अगला प्रश्न आता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? बच्चों कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कैसा है? एनजीओ के रूप में कार्य करता है, जो कि नॉन गवर्नमेंटल है। एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात ये गैर सरकारी संगठन है कि जो विश्व भर में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। अगला है, यूएनओ की 4 विशिष्ट एजेंसियां कौन कौन सी हैं? ये ऊपर भी आ चुके हैं इनके बारे में, नीचे एक बार और देख लेते हैं। वैसे बहुत सारी है, लेकिन जो मुख्य मुख्य इनमें है ILO। आई का मतलब इंटरनेशनल, एल का मतलब लेबर, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। दूसरा है WHO। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि वैश्विक स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। इसी में अगला है यूनेस्को, जो पहले भी आ चुका है। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ की शैक्षिक, वैज्ञानिक और कल्चरल संगठन है। और अंत में है FAO, ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से आपने ये छोटे छोटे प्रश्न तैयार कर लें और बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक आपके सामने है इस चैप्टर से संबंधित। अभी हम आते हैं दूसरी साइड में बोर्ड के और इधर देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो आपके निबंधात्मक या लघुत्तरात्मक श्रेणी में पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों में पहला प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हिंदी में कहते हैं कि इसका विकास क्रम बताइए या इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई है। तो जैसा अभी हमने पूर्व अभी पढ़ा है कि जो यूएनओ उसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में मानी जाती है, क्योंकि 2 बार विश्व युद्ध हो चुके हैं और ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं था कि जो दुनिया भर के देशों पर इस प्रकार जो अशांति क्रिएट करते हैं उन देशों पर कंट्रोल कर सके। तो इसके लिए संगठन बनाया गया है। और इस शुरुआत कहाँ से हुई है? तो हम इसको देखेंगे 5 बिंदुओं के माध्यम से। जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है इसको हमें 5 बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे। कैसे? कि सबसे पहला अटलांटिक चार्टर है, ये है। उसके बाद में UN घोषणा पर हस्ताक्षर है। तीसरा है याल्टा सम्मेलन और चौथा है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन और अंत में आता है यूएनओ की स्थापना। तो इस प्रकार से उसके ये 5 चरण हैं। यदि प्रश्न आपके आया कि इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ तो इसके माध्यम से आप बता सकते हैं।
तो एक बार दोबारा हम लेंगे कि सबसे पहले अटलांटिक चार्टर आया। चार्टर का मतलब होता है संविधान। तो 14 अगस्त सन 1941 को चर्चिल जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इनकी मीटिंग हुई और मीटिंग में इन बातों पर ध्यान दिया गया। मीटिंग का जो एजेंडा ये था कि विश्व में किस प्रकार शांति स्थापित की जाए, इसके लिए कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, उन पर हस्ताक्षर यहाँ पर हुए। कब हुए? तो आपके प्रश्न ये अलग से छोटे प्रश्नों में भी आता है कि अटलांटिक चार्टर क्या है और इस पर हस्ताक्षर कब हुए हैं और किस लिए हुए। तो आप लिख सकते हैं कि 14 अगस्त 1941 को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के बीच में मीटिंग हुई, जहां उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाए जिसमें विश्व में शांति स्थापित हो सके। दूसरा है यूएन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर, और इस घोषणा पत्र पर 26 मित्र राष्ट्र थे जो कि धुरी राष्ट्रों के अगेंस्ट में थे। ये सभी देश वाशिंगटन में मिले, जो कि अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन में मिले और दिसंबर 1943 पर जो अटलांटिक चार्टर हुआ था प्रपोज्ड, उस पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। तो दूसरे के रूप में आ गया कि जो अटलांटिक चार्टर का कंसेप्ट आया था, उस कंसेप्ट को इन देशों ने, जो 26 मित्र राष्ट्र हैं, इन सभी देशों ने अपने सिग्नेचर के द्वारा इनको रेटिफाई या प्रूव कर दिया। तीसरा आता है इसके अंदर याल्टा सम्मेलन, और ये प्रश्न आपके अलग से भी आता है, छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है, रिक्त स्थानों में भी आता है कि याल्टा सम्मेलन कब हुआ। तो उसका उत्तर है फरवरी 1945 में, और ये 3 राष्ट्राध्यक्षों के बीच में सम्मेलन हुआ है, याल्टा सम्मेलन। तो 3 कौन कौन है? ये 3 नेता हैं अगेन, चर्चिल जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और स्टालिन जो कि रूस के राष्ट्रपति थे, तत्कालीन सोवियत संघ के। ये याल्टा में इनका सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो यूएन की स्थापना करने जा रहे हैं कि उसका गठन किस प्रकार से हो, किस प्रकार से इसको बनाया, क्या इसकी रूपरेखा रखे, कौन इसकी सदस्यता लेंगे और सदस्यता के लिए क्या क्या शर्तें होंगी और इसकी प्रकृति क्या होगी, ये सारी चीज़ें याल्टा सम्मेलन में निर्धारित की गई। तो 3 चरण पूरे हो चुके हैं। पहला है अटलांटिक चार्टर, दूसरा यूएन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर, तीसरा है याल्टा सम्मेलन, और चौथा आता है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ये भी एक अमेरिका का एक शहर है जहां सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन आयोजित किया गया, और ये कब किया गया? अप्रैल और मई 1945 में। इस सम्मेलन में उस समय 50 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इन्होंने इसमें भाग लिया और इन्होंने क्या किया? उन्होंने यूएन का चार्टर बनाया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए किस प्रकार का संविधान होगा। तो ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तय हुआ और 26 जून 1945 में इस पर हस्ताक्षर हो गए। तो इस प्रकार से ये सम्मेलन समाप्त हुआ, और इस सम्मेलन के फलस्वरूप ही, इसके परिणाम स्वरूप ही अगला जो बिंदु है वो है यूएन स्थापना, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। और ये कब हुई? यह है 24 अक्टूबर सन 1945 में। तो इस प्रकार से आप इसका क्रमिक विकास लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि यूएनओ संगठन व इसके मुख्य अंग कौन कौन से हैं। जैसे अभी हम पूर्व में चर्चा की अभी कि यूएनओ के कौन कौन से मुख्य अंग हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं। तो उसके बच्चों 6 अंग हैं। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6वां है सचिवालय। इनको एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि महासभा है ये यूएन की, जैसे हमारे देश में संसद है, तो इस प्रकार की यह यूएन की एक संसद है। इसका वर्ष में एक बार सम्मेलन सितंबर के माह में किया जाता है। और जैसा कि अभी हमने पूर्व में चर्चा की कि महासभा में प्रत्येक देश को अपने यहाँ से 5-5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। लेकिन जब भी महासभा में वोटिंग होती है, मतदान होता है, तो ये मतदान केवल एक राष्ट्र के रूप में होता है, चाहे सदस्य कितने भी हो, उनका एक ही वोट वहाँ गिना जाएगा। दूसरा है सुरक्षा परिषद।
तो सुरक्षा परिषद ये यूएन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है और इसके 5 सदस्य देश ऐसे हैं जो कि परमानेंट सीट वाले हैं और 10 ऐसे हैं जो कि अस्थायी है। तो जो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं, उनमें हैं जो महाशक्तियाँ हैं। एक तो हो गया सोवियत संघ हो गया और दूसरा हो गया अमेरिका, तीसरा हो गया चाइना, चीन, चौथा है फ्रांस व ब्रिटेन। तो इस प्रकार से ये देश इसके परमानेंट सदस्य हैं जो भी, और इनका कार्य है विश्व में शांति व सुरक्षा का वातावरण तैयार करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला आता है आर्थिक व सामाजिक परिषद। आगे चलने से पहले एक बार दोबारा बता दें कि सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य भी हैं और ये 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्ष के लिए किया जाता है और ये रोटेशन के हिसाब से किया जाता है कि जिसमें महाद्वीप के हिसाब से, जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, यूरोपियन महाद्वीप है, तो प्रत्येक महाद्वीप के अनुसार इनका रोटेशन क्रम लागू रहता है और इन सदस्यों को 2 वर्ष के लिए लिया जाता है। आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद जैसा हम नाम देख रहे हैं कि ये अर्थ के बारे में अर्थात इकोनॉमिक्स के बारे में जो भी आर्थिक पॉलिसीज हैं और उनके बारे में निर्णय लेने का काम करती है और साथ साथ ये सामाजिक कार्य करती है। समाज के विकास के लिए इन परिषद का योगदान है। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि इसके 54 सदस्य हैं। आर्थिक व सामाजिक परिषद में कितने सदस्य इसमें हैं? 54 सदस्य हैं और 2/3 बहुमत से ये चुने जाते हैं और इनका ड्यूरेशन कितना है? टेन्योर है 3 वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं। अगला है न्यास परिषद। तो न्यास परिषद एक ऐसी यूएन की बॉडी है, एक ऐसा ऑर्गन है जो ऑर्गन उन क्षेत्रों में काम करता है कि जहां स्वायत्तता देनी हो। ये छोटे छोटे देश अभी नहीं है, ख़त्म हो गए हैं। ये पहले 11 क्षेत्र थे और इन 11 क्षेत्रों में जो वहाँ की पब्लिक है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ स्वायत्तता देने का काम किया करती थी। तो ये काम किसके द्वारा किया जाता था? न्यास परिषद के द्वारा। जो विशिष्ट क्षेत्र है उन क्षेत्रों में वहाँ के प्रशासन को देखना, संभालना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब है, जैसा अभी हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का है और ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपने निर्णय देने का कार्य करते हैं। और इसका जो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय, प्रश्न ये आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। और अंतिम आता है सचिवालय। सचिवालय का मतलब इसका सेक्रेटेरिएट है यूएनओ का, जहाँ जिसके जो सबसे बड़े अधिकारी उनको हम कहते हैं महासचिव। तो प्रश्न ये भी आता है कि यूएन या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो आप लिख सकते हैं, पीछे आ गया है एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाली हैं। इस सचिवालय में बहुत सारे अन्य कर्मचारी भी हैं जो ऑफिशियल के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आपने पढ़ लिया कि यूएनओ का संगठन या इसके मुख्य अंग कौन कौन से हैं। 2 प्रश्न तैयार हो गए। अगला आता है कि यूएनओ की सफलता के बारे में बताइए, अर्थात यूएनओ का आज तक के इतिहास में क्या इनका योगदान है। प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि क्या क्या सफलताएं अर्जित की या इसका योगदान क्या रहा है। तो आप कह सकते हो 3-4 पॉइंट्स के माध्यम से कि विश्व में शांति व सुरक्षा स्थापना करने का कार्य इसने किया है। अर्थात ये कम से कम एक ऐसी एजेंसी है दुनिया भर में कि जब भी इस प्रकार की अशांति या असुरक्षा का वातावरण पैदा हो तो जो भी ऐसे देश हैं उन देशों को अपने निर्देश दे सके, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव बना करके उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। दूसरा है आतंकवाद का विरोध। बच्चों, दुनिया भर में आतंकवाद की बहुत जटिल समस्या आ रही है और इस समस्या के निदान हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ का बड़ा रोल है कि दुनिया में जो भी बड़े बड़े देश हैं, इन देशों में जहाँ भी इस प्रकार के जो एजेंट्स काम कर रहे हैं उन पे कंट्रोल या गार्ड करने का काम ये संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है। तीसरा है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब है कि जब शीत युद्ध चला था तो उस दौरान दुनिया भर में बहुत सारे शस्त्र आ गए थे। दुनिया शस्त्रों की होड़ में आगे बढ़ रही थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस निशस्त्रीय अर्थात शस्त्रों को हटाने का कार्य किया या कम करने का कार्य किया है।
अगला है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब है कि एक देश का दूसरे देश के ऊपर एक प्रकार से कब्जा कर लेना, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो या किसी अन्य दृष्टि से हो, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो उसको साम्राज्यवाद। अर्थात कोई भी एक देश दूसरे देश पर अपना कब्जा या साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकता है, तो उसका संयुक्त राष्ट्र संघ विरोध करता है। अंत में मानवाधिकार की रक्षा। दुनिया भर में आप जानते हैं कि बहुत सारे देशों में आपस में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, और इसमें जो भोली भाली जनता है, जो निर्दोष लोग हैं, उसमें मारे जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए ये संस्था कार्य करती है। मानवाधिकार था मानव के अधिकारों के लिए कार्य करना। तो ये आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से यूएनओ की सफलता इतने बड़े इतिहास में रही है। अगला प्रश्न इस श्रेणी में आ रहा है, उसका नाम है WTO और इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन। तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि इसकी व्याख्या कीजिए। तो आप क्या कहेंगे कि WTO एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है जो दुनिया में व्यापार संबंधी दिशा निर्देश देता है, इसके नियम और कानून बनाता है कि जिससे वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिले। ये सन 1995 में बना था ये संगठन है ना। और इसने किसका स्थान लिया है, या प्रश्न ये भी आता है कि किसका उत्तराधिकारी है। तो ये उत्तराधिकारी है GATT अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का स्थान लिया है। 1995 के पहले ये संगठन था और अभी वर्तमान में हो गया WTO। उसका कार्य क्या है, वैश्विक व्यापार को नियमन करना, और 2016 तक इसके 164 सदस्य थे, किसके, WTO के। इसकी मुख्य बात, एक और भी बात है इसके अंदर कि इस संगठन के अंदर जो अमेरिका है, US है, या EU का मतलब है यूरोपियन यूनियन है, या जापान है, जो आदि अमीर देश हैं, इन देशों का काफ़ी हस्तक्षेप रहता है। और ऐसा इस पर आरोप लगाया जा रहा है WTO पर कि इन देशों का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है, ये बहुत हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए जो इसके निर्णय हैं ये अपारदर्शी हैं और विकासशील देशों की इसमें उपेक्षा की जाती है, ऐसा इनका आरोप है। अगला प्रश्न है, छोटा प्रश्न है कि G7 में कौन कौन से देश हैं। वे एक विकसित देशों का समूह है, तो इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित है। इसमें आप देखिए US है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, इटली है, जापान और कनाडा। तो ये 7 देश इसमें शामिल है। इसी से जुड़ा हुआ एक और ग्रुप है, उसको G8 कहते हैं, G8 कहते हैं। तो उसमें इन देशों के अलावा रूस भी सम्मिलित है। तो इस प्रकार से बच्चों आपके सामने ये पूरा चैप्टर, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक 15-20 मिनट के वीडियो में प्रस्तुत किया गया है। और मैं समझता हूँ इसको बहुत आप आसानी से याद कर सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे अंक ला सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने सुझाव देना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, धन्यवाद।